हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अभी तक हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं और उस पर आपका कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला पार्ट ख़त्म हो चुका है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने बायोगैस के बारे में भी पढ़ लिया है एंड विंड एनर्जी के बारे में भी पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट जियोथर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एंड सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम कवर करेंगे अंडर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में, ठीक है। स्टार्टिंग विथ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर आपको याद हो तो पहले हमने देखा था कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जिसको हम काफ़ी देर से या फिर काफ़ी समय से यूज़ करते आ रहे हों, वो होते हैं हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड मोस्टली जितने भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमने पढ़े उसमें से मोस्टली सोर्सेज क्या थे हमारे, वो जो थे हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज थे। जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गया, उसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या थे, हमारे ये थे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी थे, ठीक है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने पढ़ा, वो भी हमारा क्या था, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि उसमें भी हम क्या करते थे, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके ही हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, तो वो भी हमारा नॉन रिन्यूएबल था। मोस्टली जितने भी हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, उसमें से मोस्टली सोर्सेज हमारे क्या थे, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज थे। और कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से हो गए, जिनको हम काफ़ी देर से यूज़ करते आ रहे हैं। अब हमें पढ़ना है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके रिवर्स में नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर रिसेंटली डिस्कवर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो है ये रिसेंटली डिस्कवर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिसेंटली डिस्कवर्ड का मतलब ये नहीं है कि आजकल में इनका डिस्कवरी हुआ है। रिसेंटली डिस्कवर्ड का यहाँ पे मतलब है कि एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल इनका डिस्कवरी क्या हुआ था, थोड़ा लेट हुआ था एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल, वो है यहाँ पे इसका मतलब, ठीक है। जैसे हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में कौन सी एग्जांपल्स आ जाएंगी, हमारी सोलर एनर्जी आ जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी आ जाएगा, जियोथर्मल एनर्जी आ जाएगा, एनर्जी फ्रॉम सी जो हम डिराइव करते हैं वो भी हमारी किस में आ जाएगी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में ही आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड सोर्स ऑफ एनर्जी, जहाँ पे हमने देखा था कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्दो इट क्रिएट लॉट ऑफ पोल्यूशन, स्टिल दे आर कॉमनली यूज्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑन द अदर हैंड जो ये होते हैं हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, वो इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट तो नहीं करते, स्टिल इसके बावजूद हम ये जो है कॉमनली यूज सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। मोस्टली जितने भी ये सोर्सेज हैं ना नॉन कन्वेंशनल, उसमें से मोस्टली सोर्सेज हमारे क्या हैं, रिन्यूएबल। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सोलर एनर्जी इज़ ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी फ्रॉम सी ये हमारे रिन्यूएबल है। ऑन द अदर हैंड जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है ये हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। Most of non-conventional source of energy do not cause pollution when used. जितने भी ये सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, पर्टिकुलरली नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की मैं बात करूँ तो ये पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता। अगर मैं सोलर एनर्जी की बात करूँ तो वो भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी की बात करूँ या फिर एनर्जी फ्रॉम सी की अगर मैं बात करूँ जिसको हम डराइव करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती हैं, ठीक है। ये था हमारा ओवरऑल ब्रीफ जो मैंने आपको दे दिया कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं और इसमें हमें किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अब हम डिटेल में एक एक सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में जो सबसे पहले टाइप ऑफ एनर्जी हम कवर करेंगे वो है एनर्जी फ्रॉम सी, ठीक है। किस किस टाइप की एनर्जी हमें सी से मिलती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे हमें मिलेगा, एक तो टाइडल एनर्जी मिलेगा, सेकंड हमें मिलेगा वेव एनर्जी और हमें मिलेगा ओशन थर्मल एनर्जी। ये सारी एनर्जी हमें सी से बोलो या ओशन से हमें वहाँ से मिलती है,
ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन तीनों को पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग विथ टाइडल एनर्जी, ठीक है। एक कॉमन सा क्वेश्चन है मेरा आप सबसे कि हम बड़ी बार इंटरचेंजेबली यूज़ कर देते हैं वर्ड टाइड्स और वेव्स, ठीक है। ये हमने देखा कि हमें टाइडल एनर्जी पढ़ना है, वेव एनर्जी पढ़ना है, तो अगर हम इनको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं तो फिर अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं। सो बेसिकली इनका जो मीनिंग है, टाइड्स का मीनिंग और वेव्स का मीनिंग पहले तो मैं बता दूं, वो सेम नहीं होता। टाइड्स अलग चीज़ है, वेव्स अलग चीज़ है, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो इनसे जो हमें एनर्जी मिलेगी वो भी हमें उन्हें सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि टाइड्स क्या होती हैं एंड वेव्स क्या होती हैं, ठीक है। सो मेरी बात ध्यान से सुनना। जब भी सी में वाटर लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो वो क्या जनरेट करता है, टाइड्स, ठीक है। दोबारा बोलती हूँ मैं, सी में जब भी वाटर लेवल हमारा इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा वाटर लेवल, ठीक है, तो वो क्या जनरेट करेगा, टाइड्स। और ये वाटर लेवल इंक्रीज या फिर डिक्रीज जो है वो कैसे होता है, दिस इज़ ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से जो वाटर लेवल है सी में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से टाइड्स जो हैं बनती हैं। ऑन द अदर हैंड वेव्स क्या होती हैं, वेव्स होती हैं जब भी सपोज ये सरफेस है सी का, ठीक है, जब भी हवा सी के ऊपर से तेज़ स्पीड से चलेंगी तो यहाँ पे वो क्या क्रिएट करेंगी, वेव्स क्रिएट करेंगी, ठीक है। क्या बोला मैंने, जब भी जो हवा है जब वो फास्ट ब्लो करेगी ओवर द सरफेस ऑफ सी, ये हवा है, जब वो फास्ट ब्लो करेगी ओवर द सरफेस ऑफ सी तो यहाँ पे वो क्या जनरेट करेंगी, वेव्स जनरेट करेंगी, ठीक है। सो वेव कैसे जनरेट होती है, ये जनरेट होती है ड्यू टू ब्लोइंग ऑफ विंड। विंड के चलने से क्या होता है, ये वेव प्रोड्यूस होती है। और टाइड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से टाइड्स बनती हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वेव्स क्या होती हैं, टाइड्स क्या होती हैं, वेव्स कैसे बनती हैं, टाइड्स कैसे बनती हैं, ठीक है। सो इनके बीच में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो देखते हैं हम टाइड्स के लिए क्या लिखा है इधर। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून द लेवल ऑफ वाटर इन द सी राइजेस एंड फॉल्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से जो लेवल ऑफ वाटर है सी में, या तो वो राइज करेगा या तो वो फॉल करेगा, ठीक है। जब वाटर लेवल इन सी राइज करेगा तो उसको हम बोलेंगे हाई टाइड, ठीक है। जब लेवल ऑफ वाटर इन सी फॉल्स, जब वो गिरेगा तो हम उसको बोलेंगे लो टाइड, सॉरी ये टाइड है, ठीक है, लो टाइड, ठीक है। एंड द डिफरेंस इन द सी लेवल गिव्स अस टाइडल एनर्जी। सो जो यही डिफरेंस है ना हाई टाइड और लो टाइड का, ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है टाइडल एनर्जी, ठीक है। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइडल एनर्जी। एंड दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन दी सी लेवल्स, ठीक है, जो हाई टाइड था और लो टाइड था, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी टाइडल एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम अक्रॉस अ नैरो ओपनिंग टू द सी। जहाँ पे सी की एक नैरो ओपनिंग होती है, ठीक है, वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक डैम को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ठीक है, कहाँ पे, नैरो ओपनिंग ऑफ द सी में, ठीक है। अब जो ओपनिंग हमने क्रिएट की है ना, ठीक है, जो हमने ओपनिंग क्रिएट की है वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक टरबाइन को फिक्स कर देते हैं। अ टरबाइन फिक्स एट द ओपनिंग ऑफ द डैम कन्वर्ट्स टाइडल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सो जहाँ पे वो ओपनिंग है, ठीक है, उसमें हम एक टरबाइन लगा देंगे, और जब हम टरबाइन लगा देंगे तो होगा क्या, उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। ये हम पहले भी देख चुके हैं जब हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, या फिर हमने
विंड एनर्जी पढ़ा, ठीक है, कि कैसे टरबाइन के रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो सेम इन दिस केस, जब टरबाइन रोटेट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, ठीक है। और ये कैसे होगा, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे एक डैम को, एक नैरो ओपनिंग ऑफ द सी में, और उसी ओपनिंग में हम एक टरबाइन लगा देंगे, और जब टरबाइन रोटेट होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको ये पॉइंट और क्लियरली अंडरस्टैंड कर सको आप, मैं आपको एक डायग्राम बताना चाहती हूँ। ये है हमारा डायग्राम, ठीक है। अब देखो, ये है हमारा रेजरवॉयर, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये क्या है, रेजरवॉयर, यहाँ पे पानी इकट्ठा किया हुआ है। ये है हमारा सी, ये हमारा सी है, ठीक है। अब रेजरवॉयर और सी के बीच में हमने क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया है, एक डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया है। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है वो हम देखते हैं। जिस टाइम सी में हाई टाइड हो, मींस जिस टाइम सी में वाटर का लेवल ज़्यादा हो, ये हमारी ओपनिंग है, ठीक है, ये हमारी ओपनिंग है, ठीक है। इस ओपनिंग के कंपैरिजन में जब वाटर लेवल सी में ज़्यादा होगा, मींस जब वाटर लेवल ज़्यादा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाई टाइड, ठीक है। जब सी में हाई टाइड आएगी तो वाटर कहाँ से फ्लो करेगा, हाई टाइड से फ्लो करेगा रेजरवॉयर की तरफ इस ओपनिंग के थ्रू, और टरबाइन को ये इस तरह रोटेट करेगा। तो जब टरबाइन रोटेट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो देखते हैं इधर क्या लिखा है, एट हाई टाइड, ठीक है, वाटर्स फ्लो फ्रॉम सी इनटू रेजरवॉयर एंड टर्न्स द टरबाइन, ठीक है। सो इस तरह से जब सी में हाई टाइड आई तो वाटर का मूवमेंट क्या था, फ्रॉम हाई टाइड टू दिस रेजरवॉयर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब सी में लो टाइड आई होगी, जब सी में लो टाइड आई है, ठीक है, मतलब वाटर लेवल जो सी का है वो क्या है, कम है, किसके कंपैरिजन में, इस रेजरवॉयर के कंपैरिजन में, ठीक है। रेजरवॉयर में हाई टाइड है, क्यों, क्योंकि रेजरवॉयर में पानी ज़्यादा है। हम किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, सी के रिस्पेक्ट में, मीन्स सी में अभी लो टाइड आई हुई है। सो हमेशा याद रखना, ये हमेशा हाई टाइड टू लो टाइड फ्लो करेगा। तो वाटर फ्लो करेगा रेजरवॉयर से, ठीक है, कहाँ की तरफ, इस सी की तरफ, थ्रू दिस ओपनिंग। सो जब ये वाटर यहाँ फ्लो करेगा तो ये टरबाइन को अगेन रोटेट करेगा इस तरह से, और जब टरबाइन रोटेट होगा तो क्या जनरेट होगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या लिखा है, एट लो टाइड stored water flows out from reservoir into sea and turns the turbine, और जब ये टरबाइन को रोटेट करेगा तो क्या जनरेट होगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी। सो ये था हमारा टाइडल एनर्जी के बारे में। सो आई होप आपको पहली बात ये कि आपको टाइड्स और वेव्स में फ़र्क पता चला होगा, और दूसरी बात आपको पता चला होगा कि हम किस तरह से टाइडल एनर्जी जो है वो टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वेव एनर्जी क्या होता है। वेव एनर्जी, वेव्स का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वेव्स कैसे जनरेट होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने लिखा क्या है। देखो, ड्यू टू ब्लोइंग ऑफ विंड ऑन द सरफेस ऑफ सी, ठीक है, ये सी है एंड विंड ब्लो कर रही है, उसे क्या होता है, वेरी फास्ट सी वेव्स ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। ड्यू टू द ब्लोइंग ऑफ विंड ऑन द सरफेस ऑफ सी, वेरी फास्ट सी वेव्स जो है वो क्या करती हैं, मूव करती हैं ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। ड्यू टू देयर हाई स्पीड किसकी बात कर रहे हैं, जो विंड एनर्जी है, ठीक है। ड्यू टू देयर हाई स्पीड सी वेव्स हैव अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन देम, ठीक है। अब उन वेव्स जितनी तेज़ी से विंड ब्लो होएगी उतनी ही तेज़ी से क्या बनेंगी, हमारी वेव्स, और जितनी तेज़ी से सी वेव्स बनेंगी उसमें क्या होगा, उतना ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। तो उस काइनेटिक एनर्जी को, सी वेव्स की काइनेटिक एनर्जी को फिर हम किस में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देखते हैं बाकी क्या लिखा है। द एनर्जी ऑफ मूविंग सी वेव्स, एनर्जी ऑफ मूविंग सी मीन्स हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, बाय ब्लोइंग ऑफ विंड
तो जितनी तेज़ी से विंड ब्लो करेगी सरफेस पे उतनी ही तेज़ी से वेव्स बनेंगी, और जितनी तेज़ी से वेव बनेगी उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होएगी, और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होएगी उसी से हम क्या जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेंगे। ठीक है। वेव एनर्जी शुड बी ए वायबल प्रोपोजिशन ओनली वेयर वेव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सो वेव एनर्जी को हम ऐसा नहीं है कि हर जगह से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बेसिकली वहीं पे होता है जहाँ पे वेव्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि अगर वेव्स वीक होएंगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएंगे। सो जहाँ पे भी वेव स्ट्रॉन्ग होएगी वहीं पे ही हम क्या कर सकते हैं, उन्हीं से ही हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करके हम जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। सो आई होप आपको टाइडल एनर्जी और वेव एनर्जी के बीच में अब पता चल गया होगा डिफरेंस। ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना ओशन थर्मल एनर्जी। ठीक है। अगर मैं बात करूँ ओशन एनर्जी की तो सिंपली समझ आएगा कि ये कोई एनर्जी है जिसको हमने ओशन से एक्सट्रैक्ट किया। अगर मैं बात करूँ थर्मल एनर्जी की तो बनता है कि हीट की वजह से हमने एनर्जी जनरेट की है। ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ ओशन थर्मल एनर्जी तो इट मीन्स कि ओशन की हीट की वजह से कुछ एनर्जी जनरेट हो रहा है। ये मतलब एक मैं आपको रफ आइडिया बता रही हूँ कि क्या मतलब है। ओशन की कुछ हीट एनर्जी की वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है, इसको हम मान लेते हैं सरफेस ऑफ सी। ठीक है, सरफेस ऑफ सी या फिर सरफेस ऑफ ओशन। अब होता क्या है, सन रेज पड़ती हैं इस सरफेस पे। ठीक है, अंदर तो पानी है, ठीक है, डीप है ये। ठीक है, तो लेकिन जो सन रेज पड़ेंगी वो ज़्यादा इधर ही पड़ेगी, ऑल्दो इट पेनिट्रेट्स थ्रू इट, बट क्या होता है सबसे ज़्यादा जो सन रेज पड़ेंगी वो यहीं पे ही पड़ेंगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर होगा इस सरफेस वाटर का, ठीक है, वाटर एट द सरफेस, जो इसका टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर एट डीपर लेवल। ठीक है, ये वाटर कहाँ पे है, थोड़ा डीप लेवल पे है। ठीक है, अब जो सरफेस वाटर है और जो वाटर जो है डीप पे, उस पर क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट से एक्सपोजर ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जो सरफेस वाला वाटर होगा इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो और जो वाटर जो नीचे है डीप लेवल पे है उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कम होगा। एंड ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस हमारा क्या होता है, ओशन थर्मल एनर्जी जनरेट होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा ओशन थर्मल एनर्जी जो होता है जनरेट होता है बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर डिफरेंस। और ये टेम्परेचर डिफरेंस कितना होता है, कितना होना चाहिए इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट दिस ओशन थर्मल एनर्जी, मीन्स मिनिमम टेम्परेचर जो होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस जो है होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, जो तो ओशन थर्मल एनर्जी हुआ है उसको क्या कर सकते हैं, हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो देखते हैं इसके बारे में हमने क्या क्या लिखा है। आई होप आपको थोड़ा सा जिस समझ आ गया होगा कि ओशन थर्मल एनर्जी होता क्या है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमने क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं। द वाटर एट द सर्फेस ऑफ द सी और ओशन इज हीटेड बाय द सन। ठीक है, जो भी हमने बताया कि जो सरफेस होगा वाटर का वो क्या होगा, हीट हो जाएगा बाय द सन। वाइल द वाटर इन डीपर सेक्शन इज रिलेटिवली कोल्ड। ठीक है, जो वाटर होगा थोड़ा नीचे डीप में वो क्या होगा, कोल्ड होगा। सो देर इज ऑलवेज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वाटर एट द सरफेस एंड डीपर लेवल। जो वाटर हमारा सरफेस पे होगा उस पर, और जो डीपर लेवल है वाटर पे उस पर क्या होगा हमारा टेम्परेचर डिफरेंस। सो इतनी बात समझ आई। The energy available due to difference in temperature of water at the surface of the ocean and at deeper level is called ocean thermal energy. ठीक है, सो बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसकी वजह से होता है, डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द सर्फेस ऑफ द ओशन एंड एट डीपर लेवल्स। ठीक है, सो अब आपको समझ आया कि ओशन थर्मल एनर्जी कैसे मिलता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, द डिवाइस यूज्ड टू हार्नेस OTE मीन्स ओशन थर्मल एनर्जी। ठीक है, हम कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं ओशन थर्मल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए? हम यूज़ करते हैं ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट, जिसको हम बोलते हैं OTEC पावर प्लांट्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो इस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं टू हार्नेस ओशन थर्मल एनर्जी। ठीक है, a temperature difference of 20 degree Celsius or more, ठीक है, between the surface water of ocean and deeper water is required. So what is the minimum temperature which is required? ठीक है, minimum temperature difference which is required is 20 degree Celsius, और ये उससे ज़्यादा हो तो भी चलेगा, बट मिनिमम कितना होना चाहिए? इट शुड बी 20 डिग्री सेल्सियस का जो है टेम्परेचर डिफरेंस होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। The warm surface water is used to boil a volatile liquid like ammonia। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमें पता चल गया कि जो सरफेस वाटर है, ठीक है, जो वाटर जो है एट द सरफेस वो क्या है, हॉट हो चुका है, गर्म हो चुका है। ठीक है, अब हम उसी हॉट वाटर को, ठीक है ध्यान से सुनना, उसी हॉट वाटर को, जो वाटर जो है बॉयल हो चुका है या फिर हॉट हो चुका है, उसको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे ताकि हम बॉईल कर सकें किसको, वोलाटाइल लिक्विड को, लाइक अमोनिया। वोलाटाइल लिक्विड क्या होंगे, उनका जो टेम्परेचर उनको चाहिए होगा टू बॉईल, वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसलिए हम वोलाटाइल लिक्विड यूज़ करते हैं सो दैट इट विल ईजीली क्या हो जाए, बॉईल हो जाए। ठीक है, क्योंकि जो सरफेस जो वाटर एट द सरफेस होगा वो इतना ज़्यादा हॉट तो हुआ नहीं होगा कि हम किसी लिक्विड को अच्छे से बॉईल कर सकें। ठीक है, सो जितना भी बॉईल हुआ है, जितना भी हॉट हुआ है सरफेस वाटर, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, वोलाटाइल लिक्विड ही यूज़ करते हैं सो दैट वो ईजीली बॉईल हो जाए। दैट्स इट। ठीक है, और जब वोलाटाइल लिक्विड को हम यूज़ करेंगे ताकि वो इजीली बॉईल हो जाए, तो जब वो बॉईल होएगा तो उससे अगेन स्टीम जनरेट होगा, और जब स्टीम जनरेट होगा तो उसको हम किस में करेंगे, टरबाइन, उससे हम क्या कर सकते हैं, टरबाइन को रोटेट करवाएंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो वही चीज़ लिखी है, द वार्म सरफेस वाटर इज़ यूज टू बॉयल। ठीक है, किसके लिए हम यूज़ करते हैं, बॉईल करने के लिए एक वोलाटाइल लिक्विड को, जैसे कि अमोनिया। ठीक है, the vapors of the liquid are then used to run the turbine of generator। ठीक है, अब ये जब अमोनिया जो है, वोलेटाइल लिक्विड जो है, जब ये बॉईल हो गया तो इसमें से वेपर्स आएंगे, तो इसी वेपर्स को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं टू रन दी टर्बाइन ऑफ जनरेटर। और जब टर्बाइन रोटेट होगा तो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगा। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन। अब जो कोल्ड वाटर है ओशन के नीचे, क्योंकि उसका वो थोड़ा ठंडा था, उसको क्या करते हैं, इस पंप अप उसको हम ऊपर लाते हैं और कंडेंस करते हैं वेपर अगेन टू लिक्विड। और वही जो, अब हम इसमें क्या करते हैं, जो वाटर होता है ना जो डीपर सरफेस पे होता है वो ठंडा होता है, अब उस ठंडे वाले पानी को हम क्या करते हैं, पंप अप करते हैं, ऊपर लाते हैं, और उस ठंडे पानी को हम यूज़ करते हैं, जो वेपर्स यहाँ से निकले हैं ना, उनको कंडेंस करने के लिए। ठीक है, उनको कंडेंस करने के लिए, ताकि वो अगेन से क्या बन सके, लिक्विड बन जाए। सो कंडेंस, इससे क्या होएगा, कंडेंस वेपर अगेन टू लिक्विड। सो इससे हमें क्या मिलेगा, हमारा लिक्विड जो है, हमें थोड़ा वेपर से हमें अगेन लिक्विड मिल जाएगा। सो इस तरह से ये होल प्रोसेस जो है वो चलता है कि कैसे हम वार्म वाटर को यूज़ करते हैं एक वोलाटाइल लिक्विड को बॉईल करने में, फिर उससे क्या होएगा, वेपर्स जनरेट होएंगे। वेपर्स जो हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, यूज़ होएंगे। जब हम वेपर्स निकलेंगे तो उससे क्या होगा, टरबाइन रोटेट होगा, और उन्हीं वेपर्स को दोबारा हम ठंडा करेंगे। ठीक है, जिससे लिक्विड हमें दोबारा मिलेगा। और इन वेपर्स को हम दोबारा ठंडा कैसे करेंगे, वो जो पानी है हमारा अंडरग्राउंड में, अंडरग्राउंड मीन्स डीपर लेवल पे, उसको हम पंप अप करेंगे, और जिसकी वजह से इसको हम ठंडा करेंगे और ये दोबारा हमें लिक्विड मिल जाएगा। सो इस तरह से ये होल प्रोसेस जो है वो चलता है। सो आई होप ये आपको ओशन थर्मल एनर्जी भी क्लियर हो गया होगा। सो वी आर डन विद एनर्जी फ्रॉम सी, जिसमें हमने टाइडल एनर्जी के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने वेव एनर्जी के बारे में पढ़ा, और ओशन थर्मल एनर्जी के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, सो ये हमारा अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है। इसके अलावा अब हमारा रह गया है जियोथर्मल एनर्जी रह गया है, न्यूक्लियर एनर्जी रह गया, और सोलर एनर्जी रह गया है।
जब हम ये कर लेंगे तो हमारा जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। सो विद इन 2 लेक्चर्स, मतलब 2 लेक्चर्स और आएंगे अब, और आपका ये टॉपिक भी, फिजिक्स पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके क्लास।